तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानी। देखिए, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देखिए यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन पर कितना ज़्यादा एग्जामों के अंदर पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा डाटा भी कराऊंगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड, और जो विधियाँ राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए यूज होती हैं उनको भी हम इसके अंदर कवर करके चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एक्सपेंडिचर मेथड इन यूज फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय की जो भारत के अंदर गणना की जाती है उसके लिए जिस व्यय विधि का उपयोग होता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में, माइनिंग यानी कि खनन के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, या निर्माण के क्षेत्र में। क्वेश्चन काफी बार एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए विधियों की, तो तीन प्रकार की विधियां होती हैं, जिसमें एक होती है उत्पादन विधि, दूसरी व्यय विधि यहाँ पर लिखी हुई है, और तीसरी होती है आय विधि। तो यदि आप केवल इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो नीचे मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, आप वहां से इस क्वेश्चन का आंसर जान सकते हैं और वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं एग्जाम में और क्या क्या पॉइंट आपके बन सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इससे संबंधित, और जो पॉइंट एग्जाम में बने हैं आज तक, वो सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए तीन विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली हो जाती है उत्पादन विधि, जिसको मूल्य वृद्धि विधि के नाम से जाना जाता है, प्रोडक्शन विधि के नाम से जाना जाता है। व्यय विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड के नाम से जाना जाता है, और तीसरी आ जाएगी यहाँ पे आय विधि यानी इनकम मेथड के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन प्रकार की विधियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन ये तीनों प्रकार की विधियां जानने से पहले सबसे जरूरी है आपको राष्ट्रीय आय का पता होना कि राष्ट्रीय आय होती क्या चीज है। यदि आप राष्ट्रीय आय को समझ गए तो आप इन विधियों को भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय आय का टॉपिक पूरा आधे पौने घंटे की क्लास है, जिसमें हम राष्ट्रीय आय को अच्छे से समझ सकते हैं, जीडीपी वगैरह को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बस केवल आप इतना जान लीजिए कि राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो राष्ट्रीय आय जो है एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष क्या होता है, देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जाता है। 31 मार्च तक ये पूरे एक वर्ष के अंदर किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुएं मतलब कि जो गुड्स होती हैं, सेवाएं यानी कि सर्विस के मूल्य को राष्ट्रीय आय के रूप में जाना जाता है। अब थोड़ी सी चीज यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि इनका जो मूल्य है वो केवल जो खर्च वाला मूल्य है वो नहीं, जो स्पेंड किया है किसी ने वो वाला मूल्य नहीं होता। इसके अंदर जो कैलकुलेट होता है वो बाजार मूल्य कैलकुलेट होता है। जैसे आप यहाँ पर मान सकते हो, एक किसान है, किसान ने एक खेत में गेहूं बोए थे, तो उससे जो उसे गेहूं बोने के बाद जो उत्पादन प्राप्त हुआ है वो 6 क्विंटल का हुआ है, और जो उसकी लागत आई थी वो 7,000 रुपये आई थी। 7,000 रुपये के समथिंग उसकी लागत आई थी। तो जो राष्ट्रीय आय है वो इस पर कैलकुलेट नहीं होगी। इस 6 क्विंटल गेहूं का बाजार मूल्य कितना है, तकरीबन 2,000 रुपये क्विंटल गेहूं है, तो बाजार मूल्य तकरीबन 12,000 हो जाएगा। तो राष्ट्रीय आय जो कैलकुलेट होगी इस 12,000 पर होगी, खर्च पर कैलकुलेट नहीं होती, जो बाजार मूल्य है उस पर कैलकुलेट होती है। और कितने दिन में होती है, जो टाइम पीरियड होता है तो वो होता है एक वर्ष का, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का। इसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, आप थोड़ा सा देख लीजिए। फार्मूला क्या है, सी यानी खपत, कंजप्शन में यदि हम कुल निवेश को जोड़ देंगे, कितना हमने निवेश किया है इनकम करने के लिए उसको जोड़ देंगे, उसके साथ साथ जी को जोड़ेंगे यानी सरकार द्वारा किया गया खर्च। और सरकार देखिए बहुत सारी चीजों पर खर्च करती है, जैसे योजनाएं निकालती हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, मूल ढांचे खड़े होते हैं, जैसे रोड वगैरह बनाई जाती हैं, होटल बनाए जाते हैं, तो उन पर जो गवर्नमेंट का खर्च आता है उसको जोड़ देंगे। उसके साथ साथ जोड़ना होगा हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर, जितना हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हुआ है और जितना हमने एक्सपोर्ट किया है। मान लो हमने जो 15 रुपए का हमने पेट्रोल इंपोर्ट किया है और जो एक्सपोर्ट किया है हमने काफ़ी सारी चीज़ों का, खाद्यान्न, गेहूं वगैरह इनका एक्सपोर्ट किया है, वो 25 रुपये करा है, तो इन दोनों का अंतर 10 रुपये आया।
हम वो इसके अंदर कैलकुलेट कर देंगे, इसके अंदर जोड़ देंगे तो हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय आय का अपना पूरा आधे घंटे का टॉपिक है, वो समझने के लिए आधे घंटे की क्लास अलग से लगेगी। तो अब जान लेते हैं कि जो हम विधियों का यूज करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए और एग्जाम कहाँ से क्वेश्चन बनाता है। पहले तो आपसे क्षेत्र ही पूछेगा, ये जैसे अभी ये क्वेश्चन था, यहाँ पर ये क्षेत्र दिए गए, इसी टाइप से क्षेत्र पूछेगा। लेकिन समझ जाओगे तो बहुत अच्छे से आपको पता लग जाएगा, आपको ज्यादा कुछ सोचने की या रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहली है उत्पादन विधि। और उत्पादन क्या होगा, मैंने बताया कि एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, और वो किस किस से हो सकता है उत्पादन, तो उत्पादन कृषि से हो सकता है, पशुपालन से, खनन से और वन से। इन सभी को हम रखते हैं प्राइमरी सेक्टर में। दरअसल अर्थशास्त्र जो है उसके अपने क्षेत्र बटे हुए हैं, पहला प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी सेक्टर आ जाएगा। 3 सेक्टर में डिवाइड है। यदि हमें ये पहचान हो गई कि कौन सा सेक्टर कहाँ किस काम में आएगा, जैसे उत्पादन के लिए कौन सा सेक्टर है उसका पता लग गया, तो हम आराम से इन विधियों का भी पता लगा लेंगे कि कैसे हम राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किस जगह पर कौन सी विधि को लगाएंगे। तो उत्पादन विधि जहां से भी हम उत्पादन करेंगे वो उसमें लगाएंगे, और कितने दिन में करेंगे, 1 वर्ष के अंदर। और इसके लिए जो टाइम पीरियड क्या होगा, हाँ टाइम पीरियड मैंने आपको बता ही दिया, 1 वर्ष। इसके लिए जो मूल्य निर्धारित होगा क्या होगा, वो बाजार मूल्य निर्धारित होगा। ऐसे नहीं कि जो हमने खर्च किया है उसी पर कैलकुलेट, बाजार में जो उत्पादन करने के बाद मूल्य निकल कर आएगा उस पर कैलकुलेट होगी राष्ट्रीय आय। व्यय विधि की बात करें तो जितना भी व्यय यानी कि खर्च, यदि हम खर्च को कैलकुलेट कर लें, पूरे भारत के अंदर जितने भी लोग खर्च करते हैं, भारत सरकार जितना खर्च करती है उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय मिल जाएगी। और भारत सरकार देखिए 2 तरह पर खर्च करती है, एक तो निर्माण पर करती है, दूसरा करती है उपभोग पर। निर्माण भी 2 तरह का होता है, एक तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्कुल नया मूल ढांचा बिल्कुल बनाना होगा तब होगा, और एक होगा विनिर्माण, जैसे वन से कोई लकड़ी आई और उससे कुर्सी मेज वगैरह बना दी गई, तो ये विनिर्माण कहलाएगा यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई रोड बनानी है बिल्कुल नए सिरे से, उस पर जो खर्च होगा। और उपभोग पर यानी किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये कमाए और उसमें के 900 रुपये अपनी जरूरत की वस्तुओं पर खर्च कर दिए तो वो उसका खर्च कहलाएगा। तो खर्च विधि यही कहलाती है, यानी कि व्यय विधि। यदि पूरा व्यय जोड़ लेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय कैलकुलेट कर सकते हैं। आय विधि की बात करें तो आय विधि सबसे ज्यादा वैसे इसी विधि का यूज किया जाता है, जितने भी भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं या भारत सरकार है, जितनी भी उसकी इनकम है, और वो किसी भी सेक्टर से हो सकती है, यदि हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपकी समझ में होगी। और आय कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है, किसी का वेतन या मजदूरी हो सकती है, किसी ने पैसा उधार दिया है तो वहां से ब्याज के रूप में कितनी आय मिली है, होटल्स वगैरह, शिक्षा, चिकित्सा वगैरह, इनसे मिलाकर जितनी भी आय इकट्ठी हुई है उसको कैलकुलेट करेंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था, अब बहुत अच्छे से समझ जाओगे। व्यय, जब भी व्यय की बात आएगी तो किस में होगा, निर्माण में व्यय किया जाएगा, जो खर्च किया जाएगा। एक्सपेंडिचर जितना भी होगा, जो मेथड यूज होगा वो निर्माण में होगा। परिवहन की बात करें तो परिवहन जो है ये टर्सरी सेक्टर का यानी सेवा क्षेत्र का है, और सेवा क्षेत्र जो है ये आय का, आय विधि का आ जाता है। खनन की बात करेंगे, जो खनन मैंने बताया, आप खनन करोगे तो हम वहां से कुछ उत्पादन करेंगे तो ये उत्पादन विधि का आ जाएगा। कृषि तो ये भी उत्पादन विधि का आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया। तो वीडियो को अभी छोड़कर मत जाइए, अभी बहुत कुछ है वीडियो के अंदर। अब जान लेते हैं, देखिए कुछ हिस्ट्री इसकी कि हमारा जो इतिहास रहा है आय से रिलेटेड, कि आय के सबसे पहले आंकड़े किसने दिए थे, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी, तो उसको जान लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन चुके हैं। यहाँ सबसे सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय की भारत के अंदर जो आंकलन किया गया था वो किया गया था दादा भाई नरौजी, और इन्होंने दिया था धन के पलायन का सिद्धांत के आधार पर। इन्होंने कहा था कि जो भारत की इस समय प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये है। टाइम पीरियड था 1867 ईस्वी का। 1867 में एक व्यक्ति की जो आय थी वो 20 रुपये थी। ये दादा भाई नरौजी ने सबसे पहले बताया था। और बुक कौन सी यूज की थी इन्होंने, द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपोर्टेंट बुक है, कई बार ऐसे ही सीधी एग्जाम में पूछ ली जाती है। वैज्ञानिक आधार की बात करते तो वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम जो किया गया था 1931 ईस्वी में किया गया था। ये VKRV राव जी थे।
इन्होंने कहा था और इन्होंने बताया था कि जो इस टाइम पीरियड यानी 1931 ईस्वी में जो भारत के एक व्यक्ति की आय है वो 62 रुपये है। यदि जन्मदाता की बात करें, जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया था वो थे साइमन कुजनेट्स, अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय का लेखांकन किया था सर्वप्रथम। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए देख लिया, जो वर्तमान में है वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी कि NSO। लेकिन NSO का गठन ऐसे नहीं हुआ। सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती थी वो CSO के द्वारा की जाती थी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती थी। इसका जो गठन किया गया था 2 मई 1951 में किया गया था और इसके लिए जो समिति का गठन हुआ था 1949 ईस्वी में था। PC महलनोबिस की अध्यक्ष भी रहे हैं और उनकी सिफारिश पर भी कहा गया था कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय होना चाहिए जो राष्ट्रीय आय की गणना करेगा। उसके बाद जो गठन होता है इस संस्था का होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, और इन दोनों को मर्ज किया गया 23 मई 2019 में। किस किस को? तो CSO को और NSSO को, इन दोनों को मर्ज करके बना दी गई NSO, जो वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। यदि आपसे पूछता है इसको कब बनाया गया तो ये 23 मई आ जाएगा 2019, इसमें बनाया गया। और ये और भी 2-3 तरह के आंकड़े देते हैं, जैसे औद्योगिक सूचकांक जारी करता है, उसके साथ साथ गरीबी के आंकड़े जारी करता है, बेरोजगारी के आंकड़े जारी करता है, ठीक है, ये सब चीजें आंकड़े यही लगाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये क्लास समझ में आई होगी। चैनल पर बिल्कुल नए हैं, यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। PDF मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वैसे कोई खास इसकी आवश्यकता नहीं है PDF की। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।